चैप्टर 3 है हमारा नियोजित विकास की रणनीति। मैं जिस तरह अंडरलाइन कर रहा हूं, आप लोग अपने बाद में वीडियो देखिए, अभी जो देख रहे हैं अपना करते जाइए। नियोजित विकास की रणनीति। नियोजित विकास की रणनीति का मतलब यह है कि हमारी आफ्टर इंडिपेंडेंस, आजादी के बाद भारत में सबसे बड़ी जरूरत हुई कि विकास की। ठीक है, जैसा कि पिछले चैप्टर में मैंने बताया था कि किस तरह से भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, उसके बाद हमारे कंट्री के अंदर 565 देसी रियासतें थी, जो भी प्रिंसली स्टेट थे, उसको किस तरह से इंटीग्रेटेड कर लिया गया, मतलब भारत में शामिल कर लिया गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ डेमोक्रेसी भी स्टेबलाइज की गई, प्रजातंत्र की भी स्थापना हुई और अच्छे तरह से इलेक्शन होते थे और सब पूरा का पूरा एक सक्सेसफुल या सफल डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट या प्रजातांत्रिक सरकार की स्थापना हुई भारत। लेकिन जो सबसे बड़ी जरूरत थी इनके बाद, वो थी आर्थिक विकास की। ठीक है, मान लो देश है तो उसका डेवलपमेंट भी तो होना चाहिए ना, कब तक पिछड़ा देश रहेगा। तो सोचा गया कि आखिर इस देश का विकास किया कैसे जाए। मैंने आपको पहले बताया था कि अमेरिका में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था थी। अमेरिका में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था थी, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी थी। वहां पे प्राइवेटाइजेशन सब चीज का कर दिया गया था, निजीकरण। कोई आदमी अपनी प्राइवेट कोई भी इंडस्ट्री लगा ले, कुछ भी कर सकता। वहीं आपको पता है यूएसएसआर या सोवियत संघ जो था रसिया वाला, वहां पे समाजवादी अर्थव्यवस्था थी। ठीक है, तो हम लोगों ने सोचा कि हम लोग विकास की कैसी रणनीति अपनाएं, क्या तरीका अपनाएं कि देश का विकास हो। देखिए, यहाँ पे एक आपको एग्जाम्पल दिख रहा होगा, पोस्को प्लांट उड़ीसा के ग्रामीण विरोध पर, उड़ीसा के ग्रामीण विरोध पे उतारो। मैं आपको देखिए बता, उड़ीसा का जो समुद्र के किनारे का इलाका है, तट का इलाका, जगत सिंह जिला, वहां पे पॉस्को इंडिया इस्पात संयंत्र के विस्थापन का शिकार हुए लोगों ने कोरियाई कंपनी के दफ्तर के सामने गुरुवार को विरोध प्रदर्शन किया। दक्षिण कोरिया की एक कंपनी थी पॉस्को, बहुत बड़ी स्टील की कंपनी। उसने उड़ीसा के कोस्ट पे, उड़ीसा के तट पर एक बहुत बड़ा प्लांट लगाने की परमिशन ले ली सरकार से। और जब परमिशन ली तो वहां पर आसपास में जितने भी लोग रहते थे वहां से जाना पड़ा, जगह तो खाली कराएंगे सरकार। तो जितने भी लोगों को अपनी जमीन, जगह और धरती से, गांव से विस्थापित किया गया, वहां से हटाया गया, ठीक है ना, उन लोगों ने विरोध प्रदर्शन स्टार्ट किया। मुआवजे से कुछ नहीं होता बेटा। आप जिस धरती पे, जिस गांव में रहते हो, वहां से उठा के आपको सीमापुरी के स्लम वाले इलाके में दे दिया जाए मुआवजे के साथ, तो क्या करोगे? जीवन वो जीवन नहीं ना है। अपनी धरती से प्यार तो सबको होता है। और मान लो वहां पे कितने भी पैसे मिल जाए, आप मान लो खेती बाड़ी का काम करते हो, किसान हो, खेती बाड़ी का काम करते हो, वहां पे जाके क्या करोगे? नहीं हो सकता ना। किसान तो बेटा खेती ही करेगा, और उसकी जमीन ही छीन ली जाए तो वो करेगा क्या, चाहे कितने भी पैसे हो। पैसे और कितने मिल रहे थे? थोड़े बहुत पैसे मिलते हैं, उसमें तो उसका कितना दिन का गुजारा होगा। यह लोग मांग कर रहे थे कि एक साल पहले कंपनी और उड़ीसा की सरकार के बीच जिस सहमति पत्र पर हस्ताक्षर हुए थे उसे रद्द कर दिया जाए। उड़ीसा की सरकार ने पॉस्को कंपनी को, जो कि साउथ कोरिया या दक्षिण कोरिया की कंपनी थी, साइन किया था, एक संधि की थी, है ना, पैक्ट किया था, और कहा था कि आपको यहाँ पे इस्पात संयंत्र या आयरन एंड स्टील जो भी प्लांट है वो लगाने की अनुमति मिलेगी। ठीक है, ढेकिया, नुआ गांव और गढ़ ग्राम पंचायत के 100 से भी ज्यादा स्त्री पुरुषों ने कंपनी के दफ्तर में घुसने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया। प्रदर्शनकारियों ने नारे लगाए और कहा कि हमारी जीविका और जीवन की कीमत पर कंपनी को इस्पात संयंत्र लगाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। इस विरोध प्रदर्शन का आयोजन राष्ट्रीय व संगठन और नवनिर्माण समिति ने किया। ये न्यूज़पेपर से कटिंग ली। लोग कह रहे थे कि हमारी जीविका चली गई, मतलब कि हमारा लाइवलीहुड खत्म हो गया, पेट पालने का जो जरिया था, ये जगह जमीन जो थी वो तो छीन लिया तुम लोगों ने, और उसकी कीमत पे यहाँ पे लोहा या आयरन और इस्पात का एक बहुत बड़ा प्लांट लगा रहे हो, आयरन स्टील प्लांट लगा रहे हो, तो ये नहीं होगा। तो लोगों ने विरोध क्यों किया, कैसे किया, ये देखते हैं। देखिए, अब क्वेश्चन ये, दरअसल किसकी जरूरतों को उड़ीसा की जरूरत कहा जाए?
उसके बाद कई तरह के हित से, क्या आप इन हितों को पहचान सकते हैं? उपरतम संघर्ष के बिंदु कौन कौन से हैं? क्या आपको लगता है कि सभी पक्ष राजी हो सके? क्या इस मसले को इस भांति सुलझाया जा सकता है कि इससे संबद्ध सभी हितों को संतुष्ट किया जाए? कहने का मतलब है कि उड़ीसा में एक पॉस्को का प्लांट लगाया जा रहा था। ये बॉक्स इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि एनसीईआरटी में कहीं से कुछ भी उठा के दे देंगे आप, तो आप हर चीज जान लें। उड़ीसा में एक पोस्को प्लांट लगा, स्टील का प्लांट। वहां के गांव के लोगों का रोजगार खत्म हो गया क्योंकि गांव के लोग की जो खेती बाड़ी की जमीन थी सब छीन लिए गए। लेकिन अब प्लांट लगेगा तो क्या होगा? सरकार को ज्यादा टैक्स मिलेगा, यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा सड़क बिजली पानी का इंतजाम क्या कहते होगा। इस प्लांट में बहुत लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा, ठीक है ना? और रोजगार मिलेगा तो इस इलाके का, ये जो पिछड़ा हुआ इलाका था, ये डेवलप होने लगेगा। आपको पता है जहाँ इंडस्ट्री होती है रोजगार मिलता है, धीरे धीरे लोग वहां बसने लगते हैं और इस इलाके में एक छोटा सा शहर बस जाएगा, तो ये ज्यादा डेवलप हो गया। जमीन की कीमतें और भी हाई हो जाएगी इसके आसपास, ये सारी चीजें। लेकिन ये सारे फायदे तो दिख रहे हैं, लेकिन दिक्कत क्या होगी? इससे यहाँ का जो पर्यावरण है वो खत्म हो जाएगा, किसानों की जीविका या लाइवलीहुड है वो भी खत्म हो जाएगा, ठीक है? और आगे जाकर के ये जो किसान है इनके रिहेबिलिटेशन या पुनर्वास की प्रॉब्लम है, मतलब कि जो यहाँ से हटाए गए हैं ये सारे किसान, इनको कहीं ना कहीं तो बसाओगे आप। कहाँ बसाओगे? हो सकता है कि जहां बसाओ या कुछ पैसे दो, फिर इनका जीवन तबाह हो जाए, ये उसमें एडजस्ट नहीं कर पाए, ठीक है? ये सर, अब देखिए, अगर मान लो कि पोस्को के लिए सरकार ने अनुमति दे दी, एसेंट दे दिया कि ठीक है पोस्को प्लांट लगेगा, किसी भी कीमत पर लगेगा, तो जैसा कि मैंने बताया सरकार ये निर्णय ले रही है वो भी गलत नहीं है एक तरह से देखा जाए तो। किस तरह से? अगर मान लो यहाँ इंडस्ट्री लगेगी तो पूरे की पूरी स्टेट का डेवलपमेंट होगा, ज्यादा से ज्यादा लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे। उड़ीसा में अगर प्लांट लगाते हैं, फैक्ट्रियां लगाते हैं, तो यहाँ के लोकल लोगों को रोजगार मिलेगा, है ना? एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। उसके साथ साथ अगर ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा तो यहाँ का जीडीपी बढ़ेगा, यहाँ पे डिमांड बढ़ेगी, यहाँ के लोग अमीर होने लगेंगे और धीरे धीरे ये स्टेट डेवलप हो जाएगा। लेकिन अगर इसी तरह आप दूसरी तरफ से देखो तो जहां जहां प्लांट लगाए जाएंगे या जहां जहां कोई उद्योग या इंडस्ट्री लगाई जाएगी, वो जिनकी जमीनों पर होगा, जिस लैंड पर होगा, वहां के लोगों को वहां से हटाना पड़ेगा। वहां के लोगों को अगर हटाना पड़े तो समस्या क्या खड़ी होगी? समस्या ये खड़ी होगी कि उनके पुनर्वास का, रिहेबिलिटेशन की समस्या खड़ी हो जाएगी। आखिर उसको कहाँ बसाया जाए? अब मान लो किसी का इतना ज्यादा जमीन था तो कहीं पैसे दे करके थोड़ी बहुत ही खेती वाली जमीन दे सकते हो, या खेती वाली जमीन ना देके केवल मुआवजे का पैसा दे दोगे आप, तो उसका क्या चलना है आपका? वो तो नहीं कर पाएंगे। कहने का मतलब है अब एक किसान है, आपने शहर के किसी कोने में उसको थोड़ा सा छोटा सा एक फ्लैट दे दिया और उसको कुछ पैसे दे दिया, अब उस पैसे का और फ्लैट का क्या करेगा? उसको तो किसान आदमी है, एक जिस समाज में रहता था वो समाज खत्म हो गया, जो काम करता था वो काम खत्म हो गया, पेट पालने का जो उसका जरिया था, ठीक है? अब जो भी वो काम करेगा क्या कर सकता है? एक अनस्किल्ड और अनएजुकेटेड आदमी तो केवल मजदूरी तो कर सकता है, और क्या करेगा, ठीक है? देखिए अब ये एक चीज देखिए, ये वामपंथ और दक्षिण पंथ क्या है? वामपंथ और दक्षिण पंथ क्या है देखते हैं। हाँ और क्या, बिल्कुल जी, एक सेकेंड करो। देखिए वामपंथ और दक्षिण पंथ, वामपंथ का मतलब हो गया लेफ्ट, जिसको लेफ्ट पार्टीज कहा जाता है, ठीक है, लेफ्ट। और ये दक्षिण पंथ इसको कहा जाता है राइट, ठीक है? इंग्लिश में बस इतना ही होता है। अब देखो
जब वामपंथ और दक्षिण पंथ क्या है, तो वामपंथ का मतलब हो गया कि लेफ्ट और दक्षिण पंथ का मतलब हो गया राइट। जब विभिन्न देशों की राजनीति की बात होती है तो अक्सर वहां के राजनीतिक दल अथवा समूहों का हवाला देते हुए कहा जाता है कि इस या उस पार्टी या समूह की विचारधारा वामपंथी अथवा दक्षिणपंथी रुझान वाली है। आपने ऐसा जिक्र जरूरी पढ़ा होगा, दक्षिण पंथ अथवा वामपंथ शब्द से किसी राजनीतिक दल या समूह के बारे में यह प्रकट होता है कि सामाजिक बदलाव को लेकर वह कौन सा पक्ष लेगा या आर्थिक पुनर्वितरण में राज्य की भूमिका के बारे में उसकी क्या राय होगी। वामपंथ में अमूमन उन लोगों की तरफ संकेत किया जाता है जो गरीब और पिछड़े सामाजिक समूह की तरफदारी करते हैं और इन तबकों को फायदा पहुंचाने वाली सरकारी नीतियों का समर्थन करते हैं। दक्षिण पंथ से उन लोगों को इंगित किया जाता है जो मानते हैं कि खुली प्रतिस्पर्धा और बाजार मूलक अर्थव्यवस्था के जरिए ही प्रगति हो सकती है। अब देखो मैं आपको अच्छे समझाऊं, ये बॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। वामपंथ, दीपांशी आप बुक निकाल लो, चैप्टर 3 पेज नंबर 48, पॉलिटी पार्ट 2। वामपंथ मतलब कि लेफ्ट और दक्षिण पंथ मतलब कि राइट। अब देखो इसका क्या मतलब, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि जो अर्थव्यवस्था है या इकोनॉमी वो दो टाइप की, एक तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी या पूंजीवादी, उसको कहते हैं दक्षिण पंथ। दक्षिण पंथ मतलब कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को मानने वाला, और वामपंथ मतलब कि लेफ्ट का मतलब है समाजवादी या सोशलिस्ट इकोनॉमी को मानने वाला। ठीक है, तो वामपंथ की बात होगी तो ये वामपंथ एक विचारधारा है, लेफ्ट एक तरह की थिंकिंग है, एक तरह की सोच है। तो जो लेफ्ट पार्टीज से होते हैं, ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज जो कि सोशलिस्ट आइडियोलॉजी रखती है, समाजवादी विचारधारा रखती है, तो वो लोगों के कल्याण को ज्यादा महत्व देंगे, गरीब लोगों का ज्यादा से ज्यादा उसमें फायदा होना चाहिए, कोई भी ऐसा काम हो जिसमें गरीबों का ज्यादा फायदा होना चाहिए, कोई भी इस तरह का इनिशिएटिव सरकार ले जिसमें समाज में समानता या इक्वालिटी स्टेबलाइज हो। समाजवादी तो यही है ना। और जितनी भी इंडस्ट्री, उद्योग या कोई भी चीज लगाएंगे उसमें सबसे अधिक राज्य का फायदा होना चाहिए, किसी आदमी को नहीं होना चाहिए। और जहां जरूरत होगी वहां जो स्टेट होगा या कंट्री या सरकार होगी वो हस्तक्षेप भी करेगी, नहीं इंटरफेरेंस भी करेगी। लेकिन दक्षिण पंथ राइट, कैपिटलिस्ट या पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या है, इसमें ओपन कंपटीशन में बिलीव करते हैं, खुली प्रतिस्पर्धा, ठीक है, खुली प्रतियोगिता रहेगी। कोई भी आएगा जिसके पास पूंजी है, कैपिटल है, पूंजी लगाएगा, इंडस्ट्री लगाएगा और ज्यादा से ज्यादा फायदा कमाएगा, है कि नहीं। चिंता मत करो, ये पॉलिटी है। कोई वो सचिन आया तो सोचा कि फिर पूंजी और अर्थव्यवस्था की बात हो रही। आइए कुछ नहीं, चिट्ठी में चिंता देखिएगा, जो राइट वाली सोच को मानते हैं, मतलब दक्षिण पंथ को मानते हैं, वो ये सोचते हैं कि अगर ओपन कंपटीशन होगा तो ज्यादा से ज्यादा डेवलपमेंट होगा, ज्यादा से ज्यादा इंडिविजुअल प्रॉफिट लोगों को मिलेगा, आपको सरकार किसी भी तरह रोक टोक नहीं करे, आपको खुली छूट मिले कि आप चाहे तो कोई भी इंडस्ट्री लगा सकते हो, किधर भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, कोई भी बिजनेस कर सकते हो। इसमें क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्री लगेगी। लोगों का सबसे बड़ा फायदा किस चीज में, हम लोग इंडिया में सोचते हैं, हम लोग की जो सोसाइटी में सोचती है कि सरकारी नौकरी हो गई तो हम लोग मंगल ग्रह चल गए, ठीक है। लेकिन आपको जैसा कि पता है कि केवल गवर्नमेंट जॉब यहां पर सोचते हैं, लेकिन प्रॉफिट किस में है। अगर आपको ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाने हैं, प्रॉफिट कमाना है, तो फायदा किस में, तो फायदा किस में होगा, फायदा सबसे अधिक है इंडिविजुअल बिजनेस में। कोई ना कोई व्यापार करेंगे तो उसी में ज्यादा फायदा होगा निश्चित रूप से, क्योंकि उसमें लिमिट नहीं है ना, आप जितना चाहो आगे ग्रोथ कर सकते हो। तो वही राइट या दक्षिण पंथ की सोच वाले कहते थे कि देश को या कंट्री की इकोनॉमी को बिल्कुल ओपन कंपटीशन के लिए छोड़ देना चाहिए, और जो मार्केट है, हमारा बाजार है, उसी को डिसाइड करने दिया जाए कि डिमांड क्या प्राइसेस रहेंगे, इकोनॉमी कहाँ जाएगी। देखिएगा, तो ये आपने जब पहले मैंने चैप्टर पढ़ाया था तो यूएसएसआर और यूएसए के कॉन्टेक्स्ट में इसको समझा था कि अमेरिका की सोच राइट या दक्षिण पंथ वाली थी,
कैपिटलिस्ट इकोनॉमी या पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वाली। और जबकि यूएसएसआर या सोवियत संघ की सोच क्या थी, लेफ्ट या वामपंथ या सोशलिस्ट इकोनॉमी वाली, समाजवादी अर्थव्यवस्था वाली। आजादी के बाद हमारे भारत में भी यही बात आई। मैंने अभी शुरू में बोला था ना कि भारत, जवाहरलाल नेहरू के सामने ये चैलेंज आया कि इकोनॉमी कैसी होनी चाहिए, वामपंथ वाली मतलब कि समाजवादी अर्थव्यवस्था या सोशलिस्ट इकोनॉमी, दक्षिण पंथ वाली राइट या कैपिटलिस्ट या पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वाली, कैसी सोच होनी चाहिए। तो देखिए इसमें तो खैर बहुत कुछ लिखा होगा, मैं आपको पहले इसका जो मेन एसेंस है, निष्कर्ष वो समझा देता। जवाहरलाल नेहरू ने जब कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को देखा तो उन्होंने सोचा कि अगर हमको देश को डेवलप करना है, देश का विकास तेजी से करना है, तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को तो हम छोड़ ही नहीं सकते, क्योंकि ये वेस्टर्न मॉडल और पश्चिमी मॉडल, अमेरिका और पूरा का पूरा वेस्टर्न यूरोप, वेस्टर्न यूरोप, पश्चिमी यूरोप के जितने भी देश थे वो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में बिलीव करते थे और पूरी दुनिया में सबसे अधिक डेवलप थे। तो आप कभी भी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था या कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को तो दरकिनार कर ही नहीं सकते, ठीक है ना, उसको तो इग्नोर नहीं कर सकते आप। लेकिन फिर जवाहरलाल नेहरू ने सोचा कि हम अभी तुरंत आजाद हुआ, हमारा देश अभी तुरंत आजाद हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे अधिकतर जनता ऐसी है जो 2 वक्त का रोटी भी नहीं कमा सकती, और ऐसे देश में अगर केवल कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को अगर स्वीकार कर लिया जाए तो जो पहले से जिनके पास पूंजी है, जिनके पास पैसा है, कैपिटल है, वो तो अमीर होते चले जाएंगे, लेकिन जो गरीब हैं, जो 2 जून की रोटी भी नहीं कमा सकते, उनका कौन सुनेगा, ठीक है, वो और गरीब होते जाएंगे। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की सबसे बड़ी डिमेरिट ये है, जिसके पास पैसा है, जो इन्वेस्ट कर सकता है, जो पूंजी लगा सकता है, वो फायदा कमाएगा, और जिसके पास इन्वेस्टमेंट के लिए कुछ नहीं है वो कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि सरकार इंटरफेयर तो करती ही नहीं। मैं और अच्छे से समझाता हूं। मान लीजिए कि उस समय इंडिया में क्या था, जरूरत इस बात की थी कि उद्योगों का भी विकास हो। कंट्री का जो औद्योगिक विकास था, जो उद्योग धंधे होते हैं, कल कारखाने होते हैं, वो तो इंडिया में थे ही नहीं, बहुत ही कम थे, प्लीज बहुत ही कम थे। तो कंट्री के पास चैलेंज था कि हमें उद्योग बढ़ाने, इंडस्ट्री बढ़ानी है, ज्यादा से ज्यादा चीजों में सेल्फ डिपेंडेंट बनना है, धीरे धीरे बनना है, और वो कभी भी केवल सोशलिस्ट इकोनॉमी को अपना करके नहीं हो सकता था। क्यों नहीं हो सकता था, मैं ये भी बता दूं आपको, क्योंकि सोशलिस्ट इकोनॉमी, अगर आप रसिया को देखो, चाइना को देखो, तो उन्होंने अपना सारा का सारा इंडस्ट्री खुद ही डेवलप कर रखा था और वो बहुत सालों में हुआ था। लेकिन इंडिया के पास इतना टाइम नहीं था और उसमें बहुत लंबा समय लगता। तो इंडिया ने क्या किया कि अपने देश में औद्योगिक विकास के लिए, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को भी एक्सेप्ट किया, ठीक है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को इसलिए एक्सेप्ट किया ताकि यहाँ पर विदेशी कंपनियां इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि इंडिया के पास तो पैसा नहीं था ना, कहां से पैसा लेके आते। तो कैपिटलिस्ट कुछ ऐसे सेक्टर्स थे जो इंडिया ने ओपन कर दिए फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए या इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट के लिए, जिससे क्या हुआ, हमारा औद्योगिक विकास होने लगा। रसिया, ब्रिटेन, यूएसए, ठीक है, ये फ्रांस, 4 देशों से की सरकारों ने भारत में इन्वेस्टमेंट किया, वहां की गवर्नमेंट ने इन्वेस्टमेंट किया। और यहाँ पे जो अभी सबसे बड़े बड़े जो आप गवर्नमेंट प्लांट देख रहे हो, जैसे भेल हो गया, सेल हो गया, है ना, भेल मतलब कि भिलाई, क्या कहते हैं वो, स्टील इंडस्ट्री, हाँ, स्टील इंडस्ट्री में 3-4 कंपनी आप देख लो, बड़े बड़े जो प्लांट है हमारे। हाँ, टाटा नहीं, टाटा तो प्राइवेट थी, ठीक है। उसी तरह से आप देख सकते हैं एल्युमिनियम में भी, मैंने जो बड़े मेन चीज मशीनरी के लिए, हमको अगर अपनी इंडस्ट्री को डेवलप करना था तो सबसे बड़ा फोकस था कि आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री हमारी पूरी डेवलप हो जाए, बिकॉज आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इज द बैकबोन ऑफ एनी इंडस्ट्री। रीढ़ की हड्डी है, आयरन से ही तो मशीन बनेगी ना, और आयरन ही हमारे पास नहीं हुआ तो कैसे होगा।
तो इसके लिए उन्होंने पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को एक्सेप्ट किया। लेकिन कुछ इलाके ऐसे थे, कुछ सेक्टर्स ऐसे थे जो टोटल अपने कमांड में रखा, कंट्रोल में रखा, तो वहां पर सोशलिस्ट इकोनॉमी को भी एक्सेप्ट किया। जवाहरलाल नेहरू ने ही एक कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट के बीच का रास्ता निकाला, जिसको कि मिश्रित अर्थव्यवस्था या मिक्स्ड इकोनॉमी कहा जाता था, जिसमें कुछ सेक्टर तो प्राइवेट सेक्टर के लिए खोल दिए गए, फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए खोल दिए गए, जबकि कुछ सेक्टर गवर्नमेंट के टोटल कंट्रोल में रहे। हाँ, डिफेंस के जितने भी इक्विपमेंट बनते थे, जो भी वेपन्स, हथियार जो भी बनने, वो सरकार बनाएगी। कभी भी कि ना तो फॉरेन कंपनी इन्वेस्टमेंट कर सकती है और ना कोई कंट्री का कर सकता था। पहले शुरू की बात करें, बाद में तो बहुत कुछ खुल गया। नहीं, अभी तो वो तो बहुत आगे चले, हम तो फर्स्ट पेज पे आगे हो। हाँ, वो बॉक्स जी, ठीक है। तो जवाहरलाल नेहरू ने दोनों के बीच का रास्ता निकाला, और हमने इस चैलेंज को या इस चुनौती को का जो जवाब था वो किस रूप में लिया? मिक्स्ड इकोनॉमी या मिश्रित अर्थव्यवस्था के रूप में। देखिए यहां जैसे लिखा तो है ना, कुछ क्वेश्चंस उठे, वो क्या थे? कुछ नहीं, इसमें तो सारे क्वेश्चन ही उठे कि आर्थिक समृद्धि हो और सामाजिक न्याय भी मिले, इसे सुनिश्चित करने के लिए सरकार कौन सी भूमिका निभाए। मैंने यही तो बात बताई ना आपको कि आर्थिक समृद्धि हो मतलब कि देश का इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, और सामाजिक न्याय भी मिले मतलब कि सामाजिक न्याय का मतलब है कि लोगों के साथ अन्याय नहीं। आप खुद सोचिए, अगर किसी भी इंडिविजुअल आदमी को प्राइवेटाइजेशन कर दिया जाए, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था एक्सेप्ट कर ली जाए, तो कभी भी एक प्राइवेट आदमी वहां पर कभी भी इंडस्ट्री नहीं लगाएगा जहां पर पहले से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो। ठीक है, आपको अगर इंडस्ट्री लगानी होगी, दुकान खोलनी होगी, तो मेन रोड पे खोलोगे ना, जहां मार्केट पहले से डेवलप है। आप जा करके निजामपुर और क्या कहते हैं बड़के पेड़ के पास कोई इंडस्ट्री खोल दोगे, वहां पे कोई मॉल लगा दोगे? नहीं लगाओगे। हालांकि वो वहां मॉल लगने से हो सकता है कि उसके अगल बगल की जमीन की कीमत बढ़ जाए, उस गांव का डेवलपमेंट हो जाए। आप करोगे? नहीं करोगे। क्यों नहीं करोगे? क्योंकि अब सरकार थोड़ी हो, आपको लोगों से क्या मतलब है? आप एक इंडिविजुअल पर्सन हो और आपको अपने फायदे से मतलब, आपका फायदा होना चाहिए। तो वही कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में था। अगर केवल कैपिटलिस्ट इकोनॉमी अपना ली जाती, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था अपना ली जाती, तो जो भी प्राइवेट इंडिविजुअल लोग थे, विदेशी हो या भारत के, वो वहीं पे इंडस्ट्री लगाते जहां पहले से इंफ्रास्ट्रक्चर या आधार संरचना डेवलप थी, जैसे कि सड़क बन रखा हो, रेलवे लाइन पहले से बिछ रखा हो। और वो कभी भी पिछड़े हुए राज्यों में, पिछड़े हुए इलाकों में इंडस्ट्री लगाते। इसीलिए बिहार में या और भी जगहों में किसी भी तरह की इंडस्ट्री नहीं लगाई जाती। कोई प्राइवेट आदमी क्यों लगाएगा? हाँ, सरकार लगा दे तो बात अलग है। तो सरकार ने दोनों तरह के काम किए। आपने देखा होगा कुछ बहुत से ज्यादा पिछड़े हुए इलाकों में भी कुछ कुछ इंडस्ट्री है, लेकिन वो प्राइवेट नहीं है, वो सरकारी है, ताकि सरकार ने इसलिए लगाया ताकि डेवलपमेंट हो सके वहां का। देखिएगा, विकास की धारणाएं, आइडियाज ऑफ डेवलपमेंट, ये क्या था? देखो, अक्सर इन टकरावों के पीछे विकास की धारणाओं का हाथ होता है। उड़ीसा का वो जो उदाहरण मैंने अभी दिया है आपको, उससे पता चलता है कि इतना भर देने से बात नहीं बनती कि हर कोई विकास चाहता है। जनता के विभिन्न तबकों के लिए विकास के अर्थ अलग अलग होते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पर इस्पात संयंत्र बैठाने की योजना बना रहे उद्योगपति इस्पात के किसी शहरी उपभोक्ता और इस्पात संयंत्र के लिए प्रस्तावित इलाके में रह रहे किसी आदिवासी के लिए विकास का अर्थ अलग अलग होगा। इस कारण विकास से जुड़ी कोई भी चर्चा विवादों से परे नहीं। बिल्कुल सही बात है। कहने का मतलब है डेवलपमेंट। अगर कोई उद्योगपति, कोई इंडस्ट्रियलिस्ट जो शहरों में रहता है, अरबों खरबों का मालिक है, वो बॉम्बे में रहता है, वो कलकत्ता में रहता है, चाहे मान लो कि दिल्ली में रहता है, इंडिया में कहीं भी रहता हो, शहरों में रहता है। अब किसी आदिवासी क्षेत्र में
आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री लगाने से जो डेवलपमेंट होगा उसको वो किस तरह से लेता है, उसको क्या फायदा होगा, और एक जो आदिवासी वहां पे रह रहा है उस आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के लगने से उसको किस तरह से इस पे उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। बिल्कुल दोनों पे अलग अलग प्रभाव तो पड़ेगा। तो विकास कॉन्फ्लिक्टिंग गोल्स आप लोग 9th में पढ़े थे या 10th में, आई डोंट नो, याद मैं रिमेंबर नहीं कर पा रहा हूँ। कॉन्फ्लिक्टिंग गोल्स 9th में या 10th में, शायद 10th में पढ़ाया था। विरोधाभासी लक्ष्य मैं बता रहा हूँ। दूसरे का नुकसान कॉन्फ्लिक्टिंग गोल्स, डेवलपमेंट चैप्टर 1 क्लास 10th याद आ गया। उसमें ये था, अगर मान लीजिए कि यहाँ पे आदिवासी क्षेत्र में कोई आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री लगाई जाती तो उस उद्योगपति का तो फायदा हो गया, ठीक है, सस्ते लेबर मजदूर सब मिल जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा। लेकिन जो आदिवासी जिनकी जमीन से, जिनके जंगल से उनको हटा करके दूसरे जगह भेज दिया गया है, उनका तो काम खत्म हो गया। जो शांति से, पर्यावरण से या इन्वायरमेंट से अपना कोऑर्डिनेशन बनाते हुए, संपर्क बना करके जिस तरह अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे, जिससे शुद्ध और प्योर जो भी वातावरण था, पर्यावरण, उसमें जी रहे थे, वो तो छिन गया। अब उनको जंगलों से सामान को गैदर करना, गैदर और हंटर थे, उनको तो वो आता था। अब शहरों में आपने भेज दिया, स्लम बस्तियों में उनको पहुंचा दिया कि यही आपको मैंने यहाँ रिहेबिलिटेट कर दिया है, पुनर्वासित कर दिया वहां पे, तो क्या करेंगे, जा करके थोड़ी बहुत मजदूरी करेंगे, उनका शोषण किया जाएगा। अगर आपने कोई डैम बनाया, गवर्नमेंट ने किसी पहाड़ी इलाके में डैम बनाया, माउंटेन इलाके में, तो डैम बनने से, डैम से क्या होता है ना, जहां डैम बनाया जाता है तो उसके नीचे कोई फर्श थोड़ी बनाई जाती है, तो नीचे नीचे जमीन के अंदर पानी का है ना, जो वाटर लेवल बहुत बढ़ता है, तो क्या होगा, पानी भर जाता है बहुत दूर तक इलाके में, खेतों तक, डैम के बाहर के इलाके में भी। तो इससे क्या होगा, आसपास के 10-20 गांव जितने भी होंगे वो तो खेती के लिए जमीन नहीं रही, वहां के सब लोगों को वहां से हटाना पड़ेगा, रिहेबिलिटेट करना पड़ेगा। तो जिसने अपनी जमीन छोड़ी, खेत छोड़ा, गांव छोड़ा, अपने लोग छोड़े, और शहर के किसी स्लम में सीमापुरी या मान लो यहाँ बादली में पहुंचा दिया, जो कूड़े का पहाड़ है उसके आसपास उनको दे दिया थोड़ा सा जमीन के, यहाँ पर रह लो, ये कर लो, जो कर लो, 10-10 लाख रुपए दे दिए, उनका जीवन कैसा होगा। और जो कि शुद्ध वातावरण हिमालय की तराई में पड़े हुए थे, भाखड़ा नांगल, उससे भी पुराना बहुत है इंडिया में। हीराकुंड डैम भी है, हीराकुंड डैम बाद में बना हुआ, भाखड़ा नांगल उड़ीसा में। ये तो हथनी बराज है ये, ठीक है। तो विकास की धारणाओं का मतलब है कि एक आदमी के लिए विकास अलग है, दूसरे आदमी का उस विकास का मतलब अलग है, ठीक है। और निश्चित रूप से अगर आप विकास के सारे पक्षों को देखेंगे, डेवलपमेंट, अगर सारे प्रोस्पेक्ट को हम देखें तो निश्चित रूप से उसमें कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट तो होगा ही, ठीक है। अब नेक्स्ट दिन कराएंगे इसको, बेटा कल कराएंगे, आज इतना ही।